गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे इस वीडियो में। आज की जो डेट है वो है 26 अगस्त 2022 और 26 अगस्त के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि वीडियो के एंड में ही मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। वहीं इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको कहीं से कोई पॉइंट नहीं समझ आए, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज की करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में टाटा न्यू ने किस बैंक के साथ ज्यादा जो है रिवॉर्ड देने वाले को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए साझेदारी की घोषणा करी है। तो ये जो है किसके साथ करी है? तो ये जो करी गई है वो एचडीएफसी बैंक के साथ हुई है। याद रखिएगा किसके साथ हुई है? एचडीएफसी बैंक, यानी कि इसका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक के साथ जो है ये करा गया है। अभी टाटा न्यू ने ज्यादा जो है रिवॉर्ड देने वाले को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए साझेदारी की घोषणा करी है। अब बात ये आती है कि ये टाटा न्यू क्या है और एचडीएफसी बैंक की स्थापना और एचडीएफसी बैंक के बारे में पता करते हैं। चलिए, तो आपको पता ही है कि मैंने जो है आपके लिए न्यू तरीके से करंट अफेयर को जो है पेश करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको नई तरीके से बताए। तो नया तरीका यही है कि जो भी मेन पॉइंट्स होता है, जैसे इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट्स है टाटा न्यू। ठीक है, इसमें क्या है? टाटा न्यू और एचडीएफसी बैंक। तो हम लोग इन्हीं के ऊपर बात करेंगे कि टाटा न्यू क्या है और एचडीएफसी बैंक क्या है, उसके बारे में जानते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में। देखिए, एचडीएफसी बैंक जो है वो एक प्रमुख बैंक है। ठीक है, ये आपको पता होगा कि ये भारत का एक प्रमुख बैंक है। इसे मुंबई मुंबई में जो है भारत में इसकी स्थापना अगस्त 1994 में की गई थी। मतलब एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब हुई? 1994 में हुई। कहां पर हुई? मुंबई के अंदर हुई, याद रखिएगा। एचडीएफसी बैंक ने जनवरी 1995 में एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में कार्य शुरू करा था। कब? 1995 में अनुसूचित वाणिज्य बैंक के रूप में कार्य किया था। अब जो इसका मोबाइल बैंकिंग है वो भी हिंदी में भी उपलब्ध है, ये आपको याद रखना है। और इसकी शाखाओं की जो अधिकतम संख्या है वो मुंबई और नई दिल्ली में मौजूद है इस समय। मतलब इसकी अगर शाखाओं की बात करें कि एचडीएफसी बैंक के ज्यादातर बैंक ये कहाँ पर खुला हुआ है, तो एक ये नई दिल्ली के अंदर खुला हुआ है, दूसरा मुंबई के अंदर मिलता है। क्लियर है ना? तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्लियर? चलिए, अब इसको जो है अब बात करते हैं टाटा न्यू की। भाई ये टाटा न्यू क्या है? देखिए, टाटा न्यू जो है टाटा न्यू टाटा ग्रुप की ओर से लॉन्च हुआ एक सुपर ऐप है। ठीक है, इसे भारत का पहला सुपर ऐप कहा जा रहा है। टाटा न्यू कई सारे ब्रांड के साथ अपना संबंध स्थापित करके अपनी सुविधाएं देता है। मतलब इसके अंदर काफी तरह के आपको ब्रांड देखने को मिल जाते हैं। मतलब आप टाटा न्यू की एक ऐप के मदद से कई सारे काम सरलता व आसानी से कर पाएंगे। मतलब एक ही तरीके के कई है। अब जैसे एचडीएफसी बैंक आपको मिल गया, और भी इसमें बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको मिल सकती हैं, है ना? तो यहाँ पर ये सुपर ऐप इसीलिए है क्योंकि ये पहला सुपर ऐप है जो कि हर तरीके से लॉन्च है, हर तरीके के संबंध आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। क्लियर है? तो आप दोनों के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। क्लियर? ये तरीका आपको कैसा लगा करंट अफेयर का, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे मोटिवेट मिलेगा जब आप बताएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। किस विमानन कंपनी ने हाल ही में जो है मुंबई और आबू धाबी के बीच 1 अक्टूबर से दैनिक उड़ानें संचालित करने की घोषणा करी है? तो ये किसने करी है बच्चा? ये जो करी गई है वो विस्तारा के साथ करी गई है, यानी कि विस्तारा ने करी है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? किसने करी है? विस्तारा ने करी है। तो विस्तारा जो है इसने हाल ही में मुंबई और आबू धाबी के बीच 1 अक्टूबर से दैनिक उड़ानें संचालित करने की घोषणा करी है, चलाने की घोषणा करी है। ये कहने का उद्देश्य है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बात हम लोग करेंगे विस्तारा की। ये तो हो गया हमारा करंट का टॉपिक, लेकिन विस्तारा क्या है, कब इसकी स्थापना हुई, कब इसका शुरुआत हुई, आज ये कंपनी जो है कितना कमाती है, एक मतलब विमान कंपनी है तो कितना कमाती है, वो सब हम जानते हैं इसके बारे में। चलिए, बात हो रही थी विस्तारा की, तो ध्यान से देखिएगा। विस्तारा जो है वो टाटा एस आई ए प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाली भारतीय घरेलू एयरलाइंस है। ठीक है, ये क्या है? टाटा एस आई ए प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाली एक भारतीय घरेलू एयरलाइंस है, जिसका मुख्यालय कार्यालय गुड़गांव हरियाणा में तथा मुख्य आधार केंद्र जो है वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में है। ठीक है, ये आपको इसके बारे में, विस्तारा के बारे में याद रखना है। विस्तारा क्या है? एक घरेलू एयरलाइंस कंपनी है। ठीक है, मतलब ये प्लेन जो होते हैं वो वाली कंपनी है। और टाटा एस आई ए प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है, इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए तो इसका मुख्य कार्यालय जो है वो गुड़गांव यानी कि हरियाणा में है। ठीक है, गुड़गांव कहाँ पर है? हरियाणा के। एक दिल्ली में भी गुड़गांव है, वो नहीं, उसको अब वैसे तो गुरुग्राम कहा जाता है, लेकिन एक हरियाणा के अंदर भी जो है गुड़गांव है, वहां पर।
अब इसका जो मुख्य आधार केंद्र है वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि दिल्ली में है। टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस के संयुक्त उद्यमी वाली इस एयरलाइंस ने, क्या है ये, टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस के संयुक्त उद्यमी, ये याद रखिएगा दोनों की है। इस एयरलाइंस ने दिल्ली और मुंबई के मध्य में अपनी पहली उड़ान के साथ जो है 9 जनवरी 2015 को अपनी सेवा की शुरुआत करी थी। मतलब इसकी जो पहली उड़ान चली थी विस्तारा की वो 9 जनवरी 2015 को स्टार्ट हुई थी, यानी कि अभी हाल ही की ये कंपनी है, 8 साल पहले की, 7 साल पहले की, माफ करिएगा, 7 साल पहले की ये कंपनी है। अब इसने जो है जून 2016 के अंत तक करीब 20 लाख लोगों इसके द्वारा उड़ान भर चुके हैं। काफी अच्छा कर चुके हैं, मतलब 20 लाख लोग इसमें उड़ान भर चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। अब और अप्रैल के अंदर बताया जा रहा है, अप्रैल 2016 तक भारतीय घरेलू विमान मार्केट में इसकी हिस्सेदारी 2.3% तक हो गई थी। मतलब अगर बात करेंगे भारतीय घरेलू विमान के अंदर, है ना, इससे कितना पैसा अर्जन करा जाता है, इससे कितना पैसा कमाया जाता है, तो उस पूरे डेटा के अंदर 2.3% की जो योगदान दिया वो विस्तारा ने दिया था। क्लियर हुआ यहां तक। अब वर्तमान में अगर बात करेंगे तो ये एयरलाइंस अपने एयरबेस A320 विमान दस्ते के साथ करीब 18 गंतव्य मतलब उड़ान, ठीक है, गंतव्य जगह के लिए उड़ान भरती है, ठीक है ना, दूरी मतलब। विस्तारा भारत में घरेलू उड़ान सेवा के लिए प्रीमियम इकोनॉमी सीट्स प्रदान करने वाली पहली एयरलाइंस भी है ना। ये क्या करती है, प्रीमियम इकोनॉमी जो सीट्स होती हैं उसे प्रदान करने वाली ये पहली एयरलाइंस है विस्तारा, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जहां इसका जो इतना योगदान है वो कुछ इस तरीके से भी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बनता है। क्लियर है। तो विस्तारा के बारे में आप अच्छे से जान गए होंगे कि आखिर में विस्तारा क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में करीब 6,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा एशिया की किस सबसे बड़े अस्पताल का उद्घाटन किया है। तो ये किसका करा है, अमृता अस्पताल का। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है बच्चा, याद रखिएगा। अमृता अस्पताल जो है इसका अभी उद्घाटन करा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। करीब 6,000 करोड़ रुपए की लागत से ये बन रहा है एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल ये होगा, जो कि हमारे देश के अंदर निर्मित करा जा रहा है। और फरीदाबाद के अंदर जो है पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लोग अत्याधुनिक जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं ना वो इस अस्पताल से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो 6,000 करोड़ रुपए की लागत है। अब आप समझ सकते हैं इसको एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल कहा जा रहा है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट बनता है। क्लियर है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, अमृता अस्पताल। याद रखिएगा एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल होगा जिसका उद्घाटन अभी करा गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इजराइल के साथ किस देश ने साइबर वित्तीय सहयोग के लिए पहला समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ये किसने करा है, अमेरिका ने करा है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और इंटरनेशनल न्यूज के हिसाब से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। साइबर वित्तीय सहयोग की यहाँ पर बात हो रही है, तो साइबर वित्तीय सहयोग के लिए जो है पहले समझौते पर हस्ताक्षर अमेरिका ने इजराइल देश के साथ कर दिए हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अमेरिका ने इजराइल के साथ करा है। बात करेंगे इजराइल की जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यान से समझिएगा, इजराइल के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। इजराइल क्या है, इजराइल एक राष्ट्र दक्षिण पश्चिमी एशिया में स्थित एक देश है। यह दक्षिणी पूर्व भूमध्य सागर के पूर्व छोर पर स्थित है। इसके उत्तर में लेबनान, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन तथा दक्षिण पश्चिम में मिस्र, मध्य पूर्व में स्थित यह देश विश्व राजनीति और इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इजराइल एकमात्र ऐसा देश है जो चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है, ठीक है। अब आप देखिए ना, भूमध्य सागर के पूर्व छोर पर ये स्थित है। इसके उत्तर में लेबनान है, इसके उत्तर में क्या है, लेबनान जैसा देश है। फिर उसके बाद सीरिया लग जाता है, ठीक है, आप समझ सकते हैं सीरिया कौन है, कैसा देश है। जॉर्डन जो है वो देश लग जाता है। उसके बाद दक्षिण पश्चिम में मिस्र लग जाता है। तो कुल मिला के ये है कि इराक ईरान भी काफी दूर नहीं है, वहीं पर स्थित है इराक ईरान भी। तो काफी जगहों से ये घिरा हुआ देश है एक तरीके से। अब विश्व राजनीति और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बनता है इजराइल। इतिहास और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार अगर मैं बात करूंगा तो यहूदियों का मूल निवास रहा है इजराइल, ठीक है। इसके ऊपर काफी बार जो है संबंध बिगड़ते रहते हैं, लड़ाइयां होती रहती हैं इसी कारण से, ठीक है। किसके कारण से, यहूदियों के कारण से। ध्यान से समझो, यहूदियों का जो मूल निवास मतलब माना जाता है वो इसी क्षेत्र के जो है माना जाता है, मतलब मूल निवास रहे हैं यहूदी। इस क्षेत्र का नाम ईसाई, इस्लाम और यहूदी धर्म में प्रमुखता से लिया जाता है।
ठीक है। यहूदी जो होते हैं वो मध्य पूर्व और यूरोप के कई क्षेत्रों में फैल गए थे। 19वीं सदी में क्या होता है, 19वीं सदी के अंत में और फिर 20वीं सदी के पूर्वार्ध में अगर बात करेंगे तो यूरोप में यहूदियों के ऊपर किए गए अत्याचार के कारण यूरोपियों और यहूदी अपने क्षेत्र से भागकर यरूशलेम चले गए। यरूशलेम क्या है, यरूशलेम इजराइल की राजधानी है। कौन है, इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। यरूशलेम ये जब चले गए तो इसके आसपास का जो क्षेत्र था उसमें ये आने लगे। सन 1948 में क्या होता है, आधुनिक इजराइल राष्ट्र की स्थापना हुई 1948 में। हमारी हो गई मतलब हम आजाद हो गए 1947 में, इसकी स्थापना होती है 1948 में। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यरूशलेम इजराइल की जो है राजधानी है, ये मैंने अभी बताया। अन्य महत्वपूर्ण शहरों में तेल अवीव का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। यहाँ की प्रमुख भाषा हिब्रू है, याद रखिएगा, काफी बार पूछा जाता है कि इजराइल की जो प्रमुख भाषा है हिब्रू, हिब्रू कहाँ की बोली जाती है, मतलब ये इजराइल के अंदर बोली जाती है, याद रखिएगा। और हिब्रू जो भाषा होती है इसको दाएं से बाएं लिखा जाता है। क्लियर है, इंपॉर्टेंट बनता है कि हिब्रू भाषा को कैसे लिखा जाता है, तो इसको दाएं से बाएं तरीके से लिखा जाता है। अब यहाँ के निवासियों को इजरायली या इजरायली कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। काफी पावरफुल तो मैं नहीं कहूंगा, पावरफुल देश तो नहीं है, लेकिन यहाँ की एक कमांड है, मतलब एक यहाँ की जैसे हमारी पैरा कमांडो होती है ना, वैसे यहाँ पर भी है, जिसका जो नाम है वो है, हाँ, तो जैसे हमारी पैरा कमांडो है वैसे यहाँ पर जो है मोसाद करके इनकी एक एजेंसी है। ठीक है, जैसे रो है, पैरा कमांडो तो बात नहीं करूंगा, पैरा कमांडो तो वैसे काम आती है, लेकिन रो की हम जैसे हमारी रो है, रो क्या करती है, जो मेन मिशन होता है, जो अच्छे मतलब जो खतरनाक मिशन होते हैं उनको अंजाम देती है। ठीक है ना, तो वो चीज है। उसी तरीके से यहाँ की जो है मोसाद है, मोसाद के बारे में आपने काफी बार सुना होगा कि इजराइल की प्रमुख एजेंसी है मोसाद, और इनका कुछ इस तरीके का अपना ट्रेंड है कि अपने जो कातिल होते हैं इनके इनके अगर देश को कोई कुछ करता है तो मोसाद इतनी मोसाद है कि वो ढूंढ ढूंढ कर और 10-10 12-12 सालों तक भी अगर वो उसको किसी का पीछा करना हो तो इतने ढंग से पीछा करती है और बाद में उसको मौत के घाट उतारती है। ठीक है, तो काफी प्रमुख एजेंसी है यहाँ की इजराइल की वो मोसाद। ठीक है, उस एक मोसाद जो कि यहाँ की एजेंसी है, हालांकि हर देश की अपनी अपनी एक एजेंसी होती है, जैसे हमारी रो है, अमेरिका की अपनी है, पाकिस्तान की आईएसआई है। ठीक है, उस तरीके से इनकी मोसाद इतनी पावरफुल है कि वो ये कह सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ उसको बोला जाता है। ठीक है, राजधानी मैंने आपको यहाँ की बताई दी है, यरूशलेम है। अवीव करके तेल अवीव जो है, ठीक है, तेल अवीव के नाम से जो प्रमुख था शहर है तेल अवीव, वो यहाँ का सबसे बड़ा जो है नगर है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इस समय के प्रधानमंत्री यहाँ पर नफ्ताली बेनिट है। ठीक है, ये आपको याद रखिएगा। चलिए, तो इजराइल के बारे में आज आप अच्छे से जान गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट है, किस अनुभवी राजनयिक को हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये किसे करा गया है, तो ये जो बच्चा करा गया है वो विक्रम दोराई स्वामी को करा गया है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। विक्रम दोराई स्वामी जो है इनको हाल ही में ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त के तौर पर नियुक्त करा गया है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे बच्चों के अंदर ना ये डाउट्स होता है, और मेरे जब मैं भी था तो मेरे अंदर भी एक डाउट था कि उच्चायुक्त और जो है उच्चायुक्त और राजदूत में क्या फर्क होता है ना? उच्चायुक्त कौन होते हैं और राजदूत कौन होते हैं, मतलब किस देश में ऐसा निर्धारित करा जाता है कि वहां पर राजदूत निर्धारित होगा, और कौन सा देश ऐसा होता है जहां पर उच्चायुक्त नियुक्त होगा। तो चलिए आज इस अपने डाउट्स को भी हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए, दोनों के बारे में यहां पर मैंने आपके लिए रख रखा है। राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों का प्रतिनिधि एक दूसरे के यहां पर उच्चायुक्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आज के समय में नहीं, प्राचीन काल से लेकर आज का समय कलयुग तक, मतलब बात करेंगे, कलयुग तो पूरा ही है, प्राचीन काल से लेकर आज का आधुनिक भारत का अगर मैं पूरी बात करेंगे तो उच्चायुक्त और राजदूतों का एक बहुत बड़ा महत्व रहता है। ठीक है, ये परंपरा आप कह सकते हैं, अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये परंपरा प्राचीन काल से चलती आ रही है, जब से साम्राज्य बसा, जब से राजा रानी वाली कहानी शुरू हो गई। उस समय भी राजा राणा हुआ करते थे, है ना? और सेल्यूकस निकेटर का नाम जरूर सुना होगा, जो मौर्य साम्राज्य में आया था, है ना? तो वहां से बच्चों को कनेक्ट आपको मैं कर रहा हूं कि वहां से आप कनेक्ट होइए। तो पुराने जमाने से ये चलता आ रहा है, प्राचीन काल से हम लोग कह सकते हैं, जब से प्राचीन काल से कह सकते हैं, जब से राजा राजा रानी का खेल चालू हो गया तब से।
अब बात आती है कि उच्चायुक्त कहाँ नियुक्त होता है और राजदूत कहाँ नियुक्त होता है। तो देखिए, राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों का प्रतिनिधि एक दूसरे के यहाँ पर उच्चायुक्त के नाम से जाना जाता है। और जैसे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व को उच्चायुक्त कहा जाता है। मतलब राष्ट्रमंडल के सदस्य देश वे देश हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन के अधीन रहे। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इस लाइन को केवल समझिएगा बच्चा कि ये वाली जो लाइन है, राष्ट्रमंडल के सदस्य देश वह देश है जो कभी ना कभी ब्रिटेन के अधीन रहे हो। ठीक है, आपको पता होगा कि जो महारानी विक्टोरिया है वो आधे से ज्यादा धरती की मालकिन है आज के समय में भी, है ना। मतलब आधे से ज्यादा देश उन लोगों ने कब्जे कर रखे थे। अब जो देश कब्जे वाले होते हैं उन देश में उच्चायुक्त नियुक्त करा जाता है। क्लियर हुआ। यानी कि राष्ट्रमंडल देशों में भारत का प्रतिनिधित्व उच्चायुक्त कहलाता है और राष्ट्रमंडल देशों में भारतीय विदेशी सेवा का कार्यालय को उच्चायोग कहा जाता है। मतलब वह देश जहां पर ब्रिटेन का कभी ना कभी ब्रिटेन के वो अधीन रहे हो, चाहे वो पाकिस्तान हो या ऑस्ट्रेलिया हो या भारत हो, वहां उच्चायुक्त। अब राष्ट्रमंडल में देशों के अलावा जो भी देश हैं वहां पर सरकार का प्रतिनिधित्व को राजदूत कहा जाता है। जैसे अमेरिका, जापान, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व को राजदूत कहा जाएगा क्योंकि ये कभी ब्रिटेन के जो है अधीन में कार्य नहीं कराए। तो इन देशों में स्थित भारतीय विदेशी मंत्रालय के कार्यालय को दूतावास कहा जाता है और राजदूत भी भारतीय विदेशी सेवा के अधिकारी ही होते हैं। यानी कि यूपीएससी का एग्जाम, उसके बाद आईएफएस की क्लियरिटी, उसके बाद आप बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तेल और गैस शोधन कंपनी ने हाल ही में राजस्थान के संचोर में गोबर से पीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत करी है? तो ये किसने करी है? ये एचपीसीएल के द्वारा करी गई है, यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने करी है। हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबंधित की दिशा में एक उत्कृष्ट कदम देखा जा रहा है राजस्थान राज्य के द्वारा, जो कि उन्होंने गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत करी है। किसके साथ? एचपीसीएल के साथ। चलिए अब बात करते हैं एचपीसीएल के बारे में, क्योंकि राजस्थान के बारे में तो मैंने आपको कल ही बताया था, कल के करंट अफेयर में। एचपीसीएल क्या है? देखिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, एक फॉर्च्यून 500 कंपनी है। मतलब फॉर्च्यून की जो लिस्ट जारी होती है उसमें बेहतरीन कंपनियों की लिस्ट में इसका भी नाम है, काफी बार समझा रखा है। 2012 में 267वें स्थान पर रही थी ये कंपनी। भारत सरकार की दूसरी सबसे एकीकृत तेल शोधन व विपणन कंपनी इसको कहा जाता है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम को सरकार द्वारा महारत्न श्रेणी में रखा गया है। भारत में इसकी पेट्रोलियम उत्पादन का विपणन में कुल योगदान 20.9% का है। तेल शोधन में अगर बात करेंगे तो 10.3% का है। इसकी स्वामित्व में 2 तटीय तेल परिशोधन कारखाने हैं, एक है ऑयल रिफाइनरी और दूसरा आता है रिफाइनरी। ठीक है ना, दो है ना, हाँ ठीक है। ऑयल रिफाइनरी भी इसमें आता है और इनमें जो है परिशोधकों यानी कि रिफाइनरी जो है वो भी इसी के तहत आता है। कई प्रकार के पेट्रोलियम उत्पाद जैसे ईंधन तेल, फ्यूल ऑयल और स्नेहक यानी कि ल्यूब्रिकेंट जो होता है, ल्यूब्रिकेंट, उसका ये निर्माण होता है यहाँ पर। तो हिंदुस्तान कंपनी पेट्रोलियम कंपनी काफी पुरानी है और भारत की 500वीं कंपनी फ्यूचर फॉर्च्यून की जो 500 लिस्ट में आती है इसका नाम आता है 267 पर ये कंपनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में किस आईएएस को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त करा गया है? तो ये जो किया गया है वो किसे करा गया है? राजेश वर्मा इसका राइट आंसर है, बी ऑप्शन। ये आप देख सकते हैं इमेज में, यही है राजेश वर्मा। और ये 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस अधिकारी हैं और अभी इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो है सचिव नियुक्त करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अडानी ग्रुप ने परोक्ष तरीके से किस मीडिया कंपनी में 29.18% की हिस्सेदारी खरीद ली है? तो नई दिल्ली टेलीविजन एनडीटीवी को कहा जाता है, यानी कि इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा, एनडीटीवी यानी कि नई दिल्ली टेलीविजन को जो है अभी इन्होंने इसमें 29.18% की हिस्सेदारी खरीद ली है, ये इसमें बताया जा रहा है। लेकिन ये करीबन 55% की हिस्सेदारी खरीदने का इन्होंने प्रस्ताव रखा है और बाकी की जो इनकी हिस्सेदारी बच रही है उसके लिए इन्होंने 200+ करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है कंपनी के सामने, यानी कि एनडीटीवी नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड के सामने। तो आप कह सकते हैं कि अब एनडीटीवी पूरी तरीके से बिक चुका है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अडानी ग्रुप की। अडानी ग्रुप क्या है? ठीक है, चलिए, तो अडानी ग्रुप के लगता है मैं यहाँ पर स्लाइड लगाना भूल गया हूँ। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको फिर मैं आपको कभी समझाऊं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बांग्लादेश मूल के फहीमदा अजीम ने किस श्रेणी के तहत पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? तो ये जो है इन्होंने इलिस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और जो है कमेंट्री
कमेंट्री के लिए जो है ये जीता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो सी बनेगा। इलिस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री जो है उसके लिए इन्होंने जीता है। बांग्लादेश में जन्मी है फहिमदा अजीम, और इन्होंने जो है ये अभी हाल ही में जीता है। क्लियर, इमेज में आप इन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह की नई तस्वीर खींची है? तो बृहस्पति की नई तस्वीर खींची गई है अभी। बी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा और मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति की जो है बृहस्पति की तस्वीर एक नए अवसर पर कैप्चर करी गई है। नासा द्वारा जारी ग्रह की नवीनतम जो तस्वीर है उसमें बृहस्पति का हरा और नीला रंग से इसको दर्शाया गया है, देखा जा सकता है जो तस्वीर भेजी गई है। बच्चा बृहस्पति की बात करेंगे, सूर्य से 5वां और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये याद रखिएगा कि पूछा जाता है कि सूर्य का 5वां और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। ये मुख्य रूप से एक गैस पिंड है, मतलब एक गैस का गोला है जिसका द्रव्यमान सूर्य के हजारों भाग के बराबर है। सौरमंडल में जो मौजूद अन्य 7 ग्रह हैं उनके कुल द्रव्यमान का 2.5 गुना है ये बृहस्पति का। ठीक है, बृहस्पति आप देख सकते हैं रहने योग्य ग्रह बिल्कुल भी नहीं है। बृहस्पति को शनि, अरुण और वरुण के साथ एक गैसीय ग्रह माना जाता है। रहने का कोई जीवन यहाँ पर नहीं है। वर्गीकृत किया गया है कि इस रात्रि में नंगी आंखों से देखा जा सकता है, मतलब बृहस्पति एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसको रात्रि के समय यानी कि रात के समय नंगी आंखों से देखा जा सकता है। नंगी आंख वो होती है जो हमको है, मतलब जो हमारी है, क्योंकि बाकी ग्रहों को अगर आपको देखना तो टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती है और वो तो अब हो नहीं सकता। तो बाकी बृहस्पति एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसको नंगी आंखों से हम लोग देख सकते हैं, जैसे चंद्रमा को देख सकते हैं, वो चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट है अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो ये उत्तराखंड में करी जाएगी। इसका आंसर डी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। उत्तराखंड के अंदर जो है अभी भारत की पहली वेधशाला जो है वो यहाँ पर होगी। इसके ऊपर मैं जल्दी आपको 2 बजे वीडियो दूंगा, उसमें और डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर में ये वेधशाला क्या होती है और इसको स्थापित करने के बाद उत्तराखंड में कितना विकास देखने को मिलेगा। तो उत्तराखंड के जो गढ़वाल क्षेत्र है वहां पर अंतरिक्ष क्षेत्र का स्टार्टअप कहा जा रहा है स्थापित किया जाएगा और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले 10 सेंटीमीटर आकार के जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उनको ये ट्रैक करने में सक्षम होगा। तो आप समझ सकते हैं कि वेधशाला कितनी इंपॉर्टेंट बनती है। ठीक है, तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। अब बात हम लोग करते हैं उत्तराखंड की। ये राज्य कब बना, कैसे बना और इसकी स्थापना कब हुई? उत्तराखंड का जो पूर्ण नाम है वो उत्तरांचल के नाम से जाना जाता है, ये याद रखिएगा। उत्तर भारत में ये राज्य स्थित है। इसका निर्माण 9 नवंबर 2000 को हुआ था। कई वर्षों के आंदोलन के पश्चात भारतीय गणराज्य के 27वां राज्य के रूप में इसे घोषित करा गया था। सन 2000 से लेकर 2006 तक इसके उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। जनवरी 2007 में स्थानीय लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते ही राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर उत्तराखंड करा गया था। क्या करा गया था? उत्तराखंड करा गया था, यानी कि उत्तराखंड करा गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? कब हुआ था ये? 2007 में, लेकिन इसकी स्थापना हो गई थी 9 नवंबर 2000 को ही। उस समय इसको उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। बाद में लोगों की भावनाओं को देखकर सरकार ने निर्णय लेकर इसको उत्तराखंड कर दिया। अब बात आती है कि राज्य जो है, ठीक है, ये राज्य की सीमा उत्तर में तिब्बत से लगती है, पूर्व में नेपाल से लगी है, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश से, दक्षिण में उत्तर प्रदेश की इसकी सीमा लगी राज्य है ये। सन 2000 में अपने गठन से पूर्व यह उत्तर प्रदेश का एक भाग था। 2000 से पूर्व की बात बता रहा हूं। उसके बाद ये टूटकर अलग हुआ, तब इसको उत्तरांचल बोला गया। पारंपरिक धर्म की अगर बात करेंगे तो हिंदू ग्रंथों और प्राचीन साहित्य में इस क्षेत्र का उल्लेख उत्तराखंड के रूप में किया गया है। मतलब प्राचीन ग्रंथ जितने भी हैं और हिंदू ग्रंथ जितने भी हैं उसमें इसको एक ही नाम से जाना जाता है, वो है उत्तराखंड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हिंदी और संस्कृति में उत्तराखंड का अर्थ उत्तरी क्षेत्र या भाग होता है। पूरा पहाड़ी इलाका है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, और राज्य में हिंदू धर्म की पवित्रतम और भारत का सबसे बड़ी नदी जो है गंगा और यमुना के उद्गम स्थल क्रम से गंगोत्री, यमुनोत्री और तटों पर बसा
वैदिक संस्कृति, कई महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, दूसरा अगर बात करें तो देवभूमि के नाम से इसको जाना जाता है। काफी बार पूछ लिया भी जाता है कि ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जहां पर सभी तीर्थ स्थल मौजूद हैं, जहां पर भारत की अधिकतम नदियां जाकर विलय होती हैं, तो वो है उत्तराखंड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी पुष्कर सिंह धामी यहाँ के अभी जो है 11वें नंबर के सीएम बने हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अवैध शराब नशीली दवाओं के व्यापार की जांच के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की गठन करा है? ये उत्तर प्रदेश ने करा है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेगा। क्लियर है? तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके आदेश के बाद राज्य सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी की जांच के लिए एक एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन करा है। मादक पदार्थ क्या होते हैं? जो गलत पदार्थ होते हैं, नशीली चीजें होती हैं, जैसे अफीम हो गया और शराब हो गई, ठीक है, ड्रग्स हो गया, वो सारी चीजें। तो इस पे जो है इन्होंने एक क्या कर दिया है, एक गठन कर दिया, टास्क फोर्स बना दिया उसका गठन। बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश बनता है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो आप जानते ही हैं कि विश्व की भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या है यहाँ पर, और भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर राज्य बनता है उत्तर प्रदेश, और राज्य और क्षेत्रफल की दृष्टि के आधार पर ये चौथा सबसे बड़ा राज्य है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि में बात करेंगे तो चौथा बनता है। लखनऊ प्रदेश की प्रशासनिक व विधायक राजधानी है। प्रयागराज न्यायिक राजधानी है। दोनों याद रखिएगा, दोनों पूछी जाती है। प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? लखनऊ। और न्यायिक राजधानी कौन सी है? प्रयागराज। आगरा, अयोध्या, कानपुर, झांसी, बरेली, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर, मथुरा, मुरादाबाद, आजमगढ़ प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण शहर हैं जो कि हमेशा ट्रेंडिंग में चलते रहते हैं। राज्य के उत्तर में उत्तराखंड मौजूद है तथा हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ मौजूद है। पूर्व में बात करेंगे तो बिहार है तथा झारखंड राज्य स्थित है। इसके अतिरिक्त राज्य की पूर्वोत्तर दिशा में नेपाल है। ठीक है, 9 नवंबर 2000 में भारतीय संसद ने उत्तर प्रदेश के उत्तरी पश्चिम यानी कि मुख्यतः जो पहाड़ी भाग था, अभी समझाया उत्तराखंड के बारे में, उत्तरांचल को अलग कर दिया था। उत्तराखंड इससे अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था जो कि 27वां राज्य बना था। उत्तर प्रदेश का अधिकतर हिस्सा सदन आबादी वाला गंगा और यमुना द्वाब के क्षेत्र में आता है। ठीक है, विश्व में केवल 5 राष्ट्र हैं, चीन, स्वयं भारतीय, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राजील की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अधिक है। ठीक है, और अब तो इससे भी कम है क्योंकि हम लोग विश्व में नंबर 1 बन चुके हैं जनसंख्या के मामले में। तो ये आपको याद रखना है। चलिए कल के क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं। कल का क्वेश्चन था पिच ब्लैक किस देश के आयोजित किया जा रहा है युद्धाभ्यास है? ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। इसके ऊपर वीडियो भी दे चुका हूं काफी अच्छे से, उसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। क्लियर है? चलिए आज के क्वेश्चन की बात करेंगे आप लोगों के लिए। तो आज का क्वेश्चन है 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन किस देश में होगा? तो किस देश में होगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो यह थी आज की पूरी करंट अफेयर की क्लास। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करिएगा। कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम फेसबुक पे आप पूछ ही सकते हैं। और जो आपको नई तरीके से करंट अफेयर में पेश कर रहा हूं कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, या इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी आप हमें बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।